नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपसे जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, साइंस का, विज्ञान एनसीईआरटी का, और साथ में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा क्लास 6 टू लेकर 12 तक, क्लास 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी सार की जो बुक आती है, एनसीईआरटी सारांश की जो बुक आती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या आपको क्लास 6 एनसीईआरटी सार की बुक पढ़नी चाहिए जो जिसमें 6 से 12 का आपको दिया रहता है, या फिर जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है उस तरीके से आपको अध्ययन करना चाहिए। क्या एनसीईआरटी का भी कोई विकल्प है? विकल्प के तौर पे क्लास 6 से 12 एनसीईआरटी सार आप पढ़ लीजिए तो क्या उससे हो जाएगा? ये भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट रहता है, तो इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो रहेगा पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए पूरा डिस्कस करेंगे, 6 से 8 साइंस के अभ्यर्थियों के लिए भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड में जितने अभ्यर्थी हैं जिनका 8 नंबर का साइंस है उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और साथ में एक कमेंट आप सभी अभ्यर्थी कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का, किस कैटेगरी के लिए चाहिए। पीआरटी 6 से 8 किसके लिए आपको, इस तरीके से हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिकोड करके बताएं। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो साइंस का आपका सिलेबस है, जो विज्ञान का सिलेबस है, हम आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस आपसे अलग से बात करेंगे। ईबीएस का सिलेबस आज हम नहीं बात करेंगे। साइंस विज्ञान का जो सिलेबस है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का जो सफ़र रहा है बीपीएससी का, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपके पूछे गए हैं और कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को एक चीज़ ध्यान देना है। पहला चीज़ है कि आपका टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या आपको लूसेंट का साइंस का पोर्शन पढ़ना चाहिए? क्या आपको लूसेंट का साइंस का पोर्शन पढ़ना चाहिए? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हमारी तरफ से नो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है कि आपको लूसेंट के साइंस में नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा चीज़ है 6 से, क्या एनसीईआरटी साइंस का कोई विकल्प है? क्या एनसीईआरटी साइंस पढ़ने का कोई विकल्प है? 6 से 12 एनसीईआरटी सार की बुक आती है, आप सभी में से बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे। 6 से 12 एनसीईआरटी सार की बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है। तो क्या आपको ये पढ़ सकते हैं? क्या इससे काम हो जाएगा? तो इस पर भी हमारा जो जवाब है वो है नहीं। ध्यान दीजिएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर हम आपको उदाहरण लेकर बताते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कि क्लास 6 एनसीईआरटी है, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस है। आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में केवल और केवल 2 चैप्टर्स, 2 पार्ट ही तैयार करके जाने हैं परीक्षा दृष्टि से। अगर आप 6 से 12 का एनसीईआरटी सार पढ़ने जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो भी 10, 12, 15 चैप्टर्स क्लास 6 में दिए गए हैं आपको सब उसमें दिया रहेगा। तो एक हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ है कि एनसीईआरटी का कोई विकल्प आज तक हुआ ही नहीं है। अगर आप सोचिए कि एनसीईआरटी सार पढ़ के जाएंगे काम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। पहला कारण तो ये कि आपको बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चीज़ है कि एनसीईआरटी सार में एग्जैक्टली सही चीज़ नहीं दी रही होती है कई बार, जिसके वजह से होता क्या है कि एक वन लाइन से कहीं से भी उठाकर एनसीईआरटी से प्रश्न पूछ लिया जाता है और कई बार वो चीज़ आप मिस भी कर जाते हैं। अगर आप सेलेक्टिव पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसा हम आपको बता रहे उस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको प्रश्न 100% आपको प्रश्न टीआरई 4 में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी का कोई भी विकल्प नहीं है। लूसेंट का भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस डिस्कस करते समय यहाँ पर हम बता दें कि क्लास 6 to 10 तक का हम आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे। पीआरटी को 6 to 10 तक का सिलेबस फॉलो करना है। 6 से 8 साइंस वालों को पूरा सिलेबस फॉलो करना है, 6 से लेकर 10 तक। और जो जीएस पार्ट वाले, जिनको केवल जीएस की तैयारी करनी है, उनको 9 और 10 का एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो 6 से लेकर 10 एनसीईआरटी किसको फॉलो करना है? पीआरटी वालों को। 6 से 8 वालों को, जिनका 6 से 8 साइंस है और जिनका जीएस पार्ट सेकंड है 8 अंकों के लिए। 8 अंकों के लिए आपको 9 और 10 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और साथ में आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का, किस कैटेगरी के लिए चाहिए। पीआरटी 6 से 8 किसके लिए आपको जो है चाहिए, एक बार कमेंट कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट के कमेंट सर्वाधिक रहेंगे, सबसे ज़्यादा रहेंगे, अगला वीडियो उसी का आएगा। चलिए विज्ञान के बारे में बात करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी से। चलिए यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 चैप्टर्स क्लास 6 एनसीईआरटी से करके जाने हैं। पहला है भोजन के घटक। इसके अंतर्गत आपको विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ जो है पौधों से संबंधित कुछ प्लांट डिसीज़ हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। फिर बात करते हैं पौधों को जानिए। तो इसके अंतर्गत जो पुष्प के जो जनन भाग होते हैं,
पुष्प के जो जनन भाग होते हैं जिनको हम पुंकेसर, स्त्री केसर बोलते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। आगे भी आपको एनसीईआरटी में कवर कराया गया है, तो आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, पढ़ने का मन हो पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वाले चैप्टर में आपको केवल जहाँ पे जो है पुष्प के जनन भाग के बारे में जानकारी दी गई है, बस उतना ही पढ़ना है, शुरू का कुछ भी इसमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं इसके अलावा और कोई भी चैप्टर यहाँ पर टच करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस की बात कर लेते हैं। क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस में आपको जो है यहाँ पर जो पहला चैप्टर है पादप में पोषण, तो पादप में पोषण है, तो इस बार आपसे पूछा गया था लाइकेन का संबंध पूछा गया था। तो लाइकेन वाला जो संबंध पूछा गया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो कहाँ से पूछा गया था, तो आपका पादपों में पोषण से पूछा गया था। क्लियर है। दूसरा चैप्टर है आपका प्राणियों में पोषण, तो इसमें आप पाचन तंत्र को अगर बहुत सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, एलिमेंट्री कनाल सिस्टम को बहुत सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है प्राणियों में पोषण। अगर जो जीएस पार्ट वाले अभ्यर्थी अगर वो भी चाहें तो इन चैप्टर्स को देख सकते हैं सरलता के लिए। बाकी आगे भी आपको 9th एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। तो पादपों में पोषण ये आपको क्लियर हो गया, प्राणियों में पोषण ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो इस बार जो आपका अम्लीय वर्षा वाला प्रश्न पूछा गया था, अम्लीय वर्षा वाला जो प्रश्न पूछा गया था जिसमें CO2 को भी आंसर माना था, तो CO2 कहाँ पर दिया गया, तो इसी चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। दूसरी बात है यहाँ पर हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी से बता रहे हैं, अगर आप नई एनसीईआरटी से चेक करेंगे तो ये कई सारे चैप्टर्स आपको ऊपर नीचे मिलेंगे, कई सारे चैप्टर्स गायब होंगे। तो हम आपको ओल्ड एनसीईआरटी से बता रहे हैं जहाँ से आपका बीपीएससी प्रश्न बनाता है। क्लियर है। तो अम्ल, क्षार और लवण से आपका अम्लीय वर्षा का प्रश्न पूछा गया था, एसिड रेन का प्रश्न पूछा गया था। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से आपका डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, तो जो आयरन पिलर का लौह स्तंभ का जो प्रश्न था, आप जाके इस चैप्टर में देखिएगा, तो जहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है उसके जस्ट बाद में आपको लौह स्तंभ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा लौह स्तंभ को क्लास 10th एनसीईआरटी में भी कवर किया गया है। क्लियर है। और ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। फिर बात करते हैं आगे, तो मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, ये चैप्टर आपका इन्वायरमेंट के लिए, तो जब हम आपसे इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर बताएंगे। पवन, तूफान और चक्रवात, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्पेशली ये आपका भूगोल के लिए। इसमें आपको चक्रवात वगैरह के बारे में बताया गया है, टाइफून, बिलीबिली, ये सब जो भी हैं ये सब इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको वैसे भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपका साइंस और जियोग्राफी कॉमन है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो भूगोल से रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर है, चक्रवात वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जीवों में श्वसन। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और ये सब कुछ हमने अपने जो एनसीईआरटी साइंस के प्लेलिस्ट में कराया है, तो एनसीईआरटी साइंस का प्लेलिस्ट हम आपको नीचे सेंड कर देंगे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तैयारी आपकी हो जाएगी सबसे कम समय में, जितना समय में आपको बुक पढ़ने में लगेगा उतना ही समय में आपका तैयारी हो जाएगा, क्लास भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम जीवों, जंतुओं और पादप में परिवहन, तो जाइलम फोलम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर इसके बाद पादप में जनन, तो पादप में जनन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट रहे। फिर बात करते हैं विद्युत एवं इसके प्रभाव, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रश्न आया था, विद्युत फ्यूज का प्रश्न आया था, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत फ्यूज का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था। इसके अलावा विद्युत घंटी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई, जो अगली बार आपसे पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत विद्युत घंटी आता है, तो विद्युत और इसके प्रभाव से ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा प्रकाश वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा क्लास 7th एनसीईआरटी में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास 7th एनसीईआरटी में ये आपका 2 चैप्टर हो गया, फिर जो है ये 2 आपका चैप्टर हो गया 4, इसके बाद फिर जो है ये 4 चैप्टर हो गए, कुल मिलाकर 8 चैप्टर हो गए। देखिए आपका टोटल 16 चैप्टर दिया था, हमने कर दिया आपका 8-9 चैप्टर कर दिया, जस्ट आधा कर दिया, सिलेबस आपका आधा हो गया। यही आप एनसीईआरटी सार में पढ़ेंगे, समझ में भी नहीं आएगा, आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं चलेगा कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे अगर आप अभ्यर्थी है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्लियर है। फिर बात करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की। क्लास 8 एनसीईआरटी की बात करें तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका TRE 2 में आप सभी को याद होगा कि एक प्रश्न पूछा गया था परंपरागत सिंचाई पद्धति से रिलेटेड, जिसमें आपको विकल्प में दिया गया था मोटर दिया गया था, ढेकली, चेन पंप, ये सब दिया गया था। चेन पंप दिया गया था, ढेकली दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा इसमें नहीं है। इसके अलावा उसमें शायद जो है स्प्रिंकलर का भी ऑप्शन दिया गया था
या ड्रिप सिस्टम का ऑप्शन दिया गया था। उसमें पूछा गया था कौन सा जो है परंपरागत पद्धति नहीं है, तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार की पद्धतियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। मॉडर्न सिस्टम के बारे में, ट्रेडिशनल सिस्टम दोनों के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा आपका है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ पर आपसे सूक्ष्म जीव से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 में हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न इस चैप्टर से फंस ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये है सूक्ष्म जीव का। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम डिटेल में बहुत ज़्यादा एक एक चैप्टर के नहीं जाएंगे, आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ मालूम है। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ, धातु एवं अधातु। तो मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड आपको सरल शब्दों में पढ़ना है। मेटल और नॉन मेटल आपका क्लास 10th एनसीईआरटी में भी है। मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड अगर आपको सरल शब्दों में पढ़ना तो ये सबसे अच्छा चैप्टर आपका है। फिर बात करते हैं आगे कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका, और ये सभी हम ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, नई एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। तो कोशिका सेल के बारे में आपको अगर सरल शब्दों में पढ़ना तो ये सबसे अच्छी बुक है, अच्छा चैप्टर है। जंतुओं में जनन, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। फिर बात करते हैं किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर जो है एडोलेसेंस की बात की गई है, जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो किशोरावस्था, हार्मोन, ग्लैंड्स वगैरह के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। फिर टीआरई 2 में एक सवाल पूछा गया था कि जो है घर्षण जो है किसमें ज़्यादा होगा, तो जो घर्षण वाला प्रश्न था वो इसी चैप्टर से पूछा गया था। फिर बात करते हैं ध्वनि का। तो ध्वनि से रिलेटेड जो ये ध्वनि वाला चैप्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लास 9th में भी ध्वनि का चैप्टर है और यहाँ पर भी क्लास 8 में भी दिया गया है। फिर बात करते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो जैसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से प्रश्न बना था फ्यूज का, कुछ उसी प्रकार से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर ये आपका अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 16 और 17। प्रकाश से आपका पूछा जा सकता है, आगे एनसीईआरटी में भी दिया गया 10th में। तारे एवं सौर परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सौर मंडल से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये आपके चैप्टर्स थे कुल मिलाकर 1, 2, 3 और साथ में यहाँ पर 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 चैप्टर आपको यहाँ पर कुल मिलाकर क्लास 8 एनसीईआरटी में 18 में से कुल आपको 11 चैप्टर्स कवर करके जाने हैं। 7 चैप्टर्स आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी पर। क्लास 9th एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर है आपका, हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर की बात करें तो आपका जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रश्न पूछा गया था कि सॉलिड जो है ड्राई आइस जो होता है, ड्राई आइस आपका जो पूछा गया था कि ड्राई आइस को जो हम क्या कहते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रश्न पूछा गया था ड्राई आइस को, वो कहाँ से पूछा गया था डायरेक्टली, तो आपका इसी चैप्टर से, हमारे आसपास के पदार्थ, इसी चैप्टर से पूछा गया था। फिर एक चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसके अंतर्गत आपको जो है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड तो जानकारी मिलेगी ही, जो पिछले चैप्टर में दी गई थी। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन के आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है एलिमेंट से रिलेटेड, तत्वों से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई इस चैप्टर में, जिसमें आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है परीक्षा दृष्टि से। एक बार जब आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे चैप्टर्स हमने आपके एनसीईआरटी साइंस प्लेलिस्ट में कवर करा रखे हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। फिर है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई की बात करें, अध्याय नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। फिर बात करते हैं ऊतक टिश्यू की। तो टिश्यू का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिटेल में टिश्यू के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 6 से 8 साइंस में जो आपका जो विभाज्य तक टिश्यू वाला, ऊतक वाला प्रश्न पूछा गया था पौधे से रिलेटेड, वो यहीं से था। और कुल मिलाकर जीवों में विविधता ये चैप्टर है। फाइलम इक्नोडर्माटा, याद करिए फाइलम इक्नोडर्माटा। आप में से 99% अभ्यर्थी यही पूछ रहे थे परीक्षा वाले दिन कि हे भगवान ये कहाँ से प्रश्न पर आ गया, फाइलम इक्नोडर्माटा, फाइलम इक्नोडर्माटा। और आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थियों का हालत वही हो गया था। अगर आपने राजपाल यादव जी का जो कॉमेडियन है उनका अगर आपने मीम्स देखा हो कि हे भगवान क्या जुल्म है, तो फाइलम इक्नोडर्माटा का प्रश्न देखने के बाद 99% अभ्यर्थियों ने कहा कि हे भगवान कहाँ से ये प्रश्न आ गया। तो फाइलम इक्नोडर्माटा का प्रश्न यहीं से आया था, हमने चैप्टर में पढ़ाया है, डिस्कस किया। दूसरा चीज़ है गर्म खून ठंडा खून, याद करिए गर्म खून ठंडा खून, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो इसी चैप्टर से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल गए। और ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कोई भी नहीं बताएगा, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं एनसीईआरटी साइंस पढ़िए, एनसीईआरटी साइंस पढ़िए। एनसीईआरटी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, एनसीईआरटी का कोई भी विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी साइंस पढ़ के जाएंगे सफल होंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे
तो आप इस चीज़ को समझ सकती कि आज को आप की डेट में अगर आपको हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ी, अगर आप TRE 3 में अपीयर हुए थे, अगर उसके बावजूद आपको हमारी यह वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ी है, तो आप कारण बखूबी जानते हैं। इस वजह से अभी भी समय है, बहुत ज़्यादा भटकाव मत लाइए लाइफ में, जीवन में एक ही चीज़ को फॉलो करिए जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जहाँ पर अलग सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है हम अलग सोर्सेज भी बताते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको नहीं फंसना है। ध्वनि का चैप्टर है, तो याद करिए सोनार वाला प्रश्न डिटेल में पूरा ओल्ड NCERT में, नई में तो नहीं दिया गया है, लेकिन पुरानी NCERT में ये भी हमने आपको पढ़ाया था। TRE 3 के लिए हमने मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ाई थी। तो सोनार वाला जो प्रश्न आया था जिसमें एक से अधिक आंसर था, वो इसी चैप्टर से ओल्ड NCERT में पूरा डिटेल में एक पैराग्राफ में पूरा दिया गया है। ध्वनि वाले चैप्टर में और सारे उदाहरण दिए गए जो आपको परीक्षा दृष्टि से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, तो इसमें बीमारी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर काम के हैं जो हमने आपको NCERT प्लेलिस्ट में करा रखा है। ये इतने चैप्टर्स थे जो आपको करके जाने हैं। तो यहाँ पर 9th क्लास का NCERT से ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ये हो गया और 2 ये, 7 चैप्टर आपको कुल मिलाकर 15 में से 7 चैप्टर करके जाने हैं। देखिए आधा हो गया, नहीं आधा हो गया। अब इसके अलावा आप कर क्या रहे थे, 6 से 12 जो सार पढ़ने में फंस रहे थे, आपको इंपॉर्टेंट नहीं पता चलेगा, पहली बात। तो दूसरा चीज़ है कि एग्जैक्टली जो आपका NCERT में दिया गया लाइन बाय लाइन प्रश्न बन जा रहा है, वैसा दिया भी नहीं होता। ये लोग अपने शब्दों में दे देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं बेवजह का, और इसके वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर का आप पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से प्रश्न आएगा वो आपको मालूम नहीं है, इस वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। अब आते हैं NCERT क्लास 10th साइंस की बात करते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अम्ल, क्षार और लवण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। फिर बात करते हैं धातु एवं अधातु की, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, TRE 1 से लेकर TRE 3 तक बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। एक कॉमन सवाल है जो इसके एक्सरसाइज में दिया गया, जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है। 6 से 8 साइंस में भी पूछा गया है, TRE 1 में, PRT में भी पूछा गया। प्रश्न आप सभी को याद होगा कि HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में अगर हम जो है आयरन फिलिंग्स के साथ में ऐड करते हैं, आयरन के साथ में ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो ये प्रश्न आपको बार बार पूछा गया है। एक्सरसाइज से, NCERT के एक्सरसाइज से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। TRE 1 से लेकर TRE तक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 4 चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने आपको जो MCQ की क्लास है, MCQ हमने आपको जितने कराए हैं आपको सारे करके जाने, उसमें आपको फिल्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न जिस चैप्टर से बन सकते तो हमने सारे करा दिए। तो MCQ आपको सारे करके जाने। थ्योरी की यहाँ पर आज बात आपसे हो रही है, तो 4 चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात करते हैं जैव प्रक्रम का, लाइफ प्रोसेस का। तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आपको हमारे मानव शरीर में जितनी भी महत्वपूर्ण तंत्रिकाएँ हैं, पाचन तंत्र से लेकर जो जितनी भी तंत्रिकाएँ, सबके बारे में, तंत्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो पाचन तंत्र से लेकर जो है उत्सर्जन तंत्र तक यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको न्यूरल सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। फिर है जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सब कुछ हमने आपको डिटेल में करा रखा है। जनन के प्रकार, यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर बात करते हैं आनुवांशिकता की। एक प्रश्न आपका लॉलीपॉप सा आनुवांशिकता से रिलेटेड दे दिया जाता है, अगर टफ प्रश्न भी आएगा तो वो हमने आपको सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर बात करते हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो 6 से 8 साइंस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और 6 से 8 साइंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आपका सिर्फ 6 से 8 साइंस के लिए है कि आपका जो NCERT साइंस में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल में कराए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं आप उनको जरूर सॉल्व करके जाएं। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आप उनको भी जरूर सॉल्व करके जाएं। फिर बात करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की। तो ये TRE 1 से लेकर TRE 3 तक इस चैप्टर का दबदबा रहा है। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक बार बार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे बने हैं। एक पक्षमाभी पेशियों वाला, सिलरी मसल्स वाला प्रश्न आपका डायरेक्ट इसी चैप्टर के एक्सरसाइज से पूछ लिया गया था, हर बार यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। फिर आपका चैप्टर है विद्युत, तो विद्युत वाला चैप्टर है, और विद्युत वाले चैप्टर में आपको जो फ्यूज के बारे में जानकारी यहाँ पर भी मिल जाएगी। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये इतने आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपके करके जाने चाहिए। और TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के आधार पर हमने आपको यह सिलेबस डिकोड किया है, और यह आपका बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट सोर्स है।
बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट सोर्स है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको दूसरा किस सब्जेक्ट का जो है चाहिए। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे हम उन्हीं के बारे में अगला जो आपका कल की कुछ डेट में कोशिश करेंगे। तो कल आपको हम उस जो है टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से हम आपको सिलेबस डिकोड करेंगे और इतना चैप्टर आप करके चले जाइए। दुनिया भर का आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।